नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पेट के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट हम आपको जैसे कि करा रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का सबसे लास्ट वाला चौथा पार्ट हमने इससे पहले देखा था। यदि आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे सेट नंबर जो है वो 10, और इसका जो है वो पहला पार्ट हम देखेंगे, जिसमें स्टार्टिंग के 25 प्रश्न हम देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न। सबसे पहले स्टार्टिंग के जो 10 प्रश्न आते हैं वो हिस्ट्री पोर्शन से आते हैं। आपको सूचित करना है, आपको सुमेलित करना है। एक तरफ इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, अकबर और फिरोज शाह तुगलक करके नाम लिखे हुए हैं, और एक तरफ जौनपुर सिटी, फतेहपुर सीकरी स्थान के नाम जो है वो दे रखे हैं। आपको बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। तो सबसे पहले इल्तुतमिश की बात करते हैं। आपका इल्तुतमिश जो है वो मैच होगा जामा मस्जिद बदायूं से, यानी ए वाला ऑप्शन थर्ड वाले से जो है वो मैच होगा। सिकंदर लोदी की बात करते हैं तो ये आपका मैच होगा आगरा सिटी जो है इससे। अकबर की बात करते हैं तो ये आपका फतेहपुर सीकरी जो है इससे मैच हो जाएगा। और जो फिरोज शाह तुगलक है ये आपका जो है वो पहले वाले से मैच हो जाएगा, यानी कि जौनपुर सिटी से। फतेहपुर सीकरी की जो सबसे पहला इल्तुतमिश है, यहीं से देख लेते हैं, चलिए स्टार्टिंग से ही। इल्तुतमिश जो है इसने जामा मस्जिद जो है बदायूं में, इसका निर्माण जो है इल्तुतमिश ने करवाया था, तो ये आपका इसलिए इससे मैच हो गया। सिकंदर लोदी जो है इसने आगरा सिटी जो है इसकी स्थापना पूछा जाता है काफी बार, आगरा शहर की स्थापना किसने की, तो सिकंदर लोदी ने की। ये भी पूछा जाता है कि कब की थी, तो 1504, एरो नीचे से बना देते हैं, 1504 ईस्वी में जो है वो की थी। और 1506 में राजधानी भी जो है उसकी ये बनी थी। फिर बात करते हैं आपका तीसरे नंबर पे अकबर, जो कि आपका फतेहपुर सीकरी से मैच हुआ। फतेहपुर सीकरी जो है अकबर ने इसकी आधारशिला रखी थी, कब रखी थी, 1569 में जो है वो रखी थी, 1569 में। और पूरी हो गई थी वो जाकर के 1584 में। और 1570 का जो टाइम था, इसमें जो है राजधानी जो है इसने बनाया था। लास्ट में आपका फिरोज शाह तुगलक, जो कि आपका जौनपुर सिटी से मैच हुआ। जौनपुर सिटी जो है इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, और इस शहर का जो नामकरण है वो फिरोज ने अपने भाई के नाम पर, इसके भाई का नाम क्या था, जौना खां जो है इसके भाई का नाम था। जौना खां जो है इसके भाई का नाम था। मोहम्मद तुगलक भी नाम इसी का ही था, भाई का। तो इसके नाम पर जो है इसने नामकरण किया था जौनपुर सिटी का। देखिए जौना और जौनपुर नाम एक ही जैसा है, इसी से ही नाम जो है वो पड़ा है। आंसर की बात करते हैं, ए वाला यहाँ पर 3 4 2 1 करके जो दे रखा है ये सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न भी सही सुमेलित करने वाला है। तो रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी, गुजरात, इस टाइप से दे रखे हैं। उसके सामने जो है वो नाम दे रखे हैं, कर्णदेव राजा, राय रामचंद्र, हमीर देव, राणा रतन सिंह, इस टाइप से। तो आपको सही मिलान करना है, बताना है कौन सा जो है किससे मैच होगा। तो सबसे पहले रणथंभौर की बात करते हैं। ये आपका हमीर देव जो है इससे जो है वो थर्ड वाला जो है इससे मैच हो जाएगा। ए का थर्ड देखेंगे आप तो केवल डी वाले ऑप्शन में ही है, बाकी किसी ऑप्शन में है भी नहीं, तो आंसर भी आपका यही हो जाएगा। चित्तौड़ की बात करें तो ये आपका राणा रतन सिंह जो है इससे मैच होगा। देवगिरी जो है ये आपका सेकंड वाला जो है राजा रॉय रामचंद्र, इससे मैच हो जाएगा। और जो गुजरात बचा आपका ये कर्णदेव जो है इससे मैच हो जाएगा, तो ये आपका सही मिलान जो है वो हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं आपका कि पुंड्रवर्धन जो है ये भुक्ति, ये स्थिति इसकी पूछी गई कि अवस्थित थी उत्तर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या फिर असम में। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में, तो इसका जो उल्लेख है किसका, पुंड्रवर्धन का, इसका उल्लेख मिलता है गुप्तकालीन अभिलेखों से। और आंसर की बात करते हैं तो पहला वाला ही कहाँ, उत्तर बंगाल जो है इसमें स्थिति इसकी है। साथ ही साथ एक विशेषता के तौर पर याद रख सकते हैं कि जो यहाँ के शासक होते थे
वो ऊपरिक महाराज की उपाधि जो है वो प्राप्त करते थे, धारण करते थे, और इन्हें गुप्त नरेश नियुक्त करते थे। उपाधि का नाम क्या था? ऊपरिक, ऊपरिक महाराज। अगला देखते हैं चौथा प्रश्न। तो आपको बताना है कि बौद्ध, कौशाम्बी, ये किसके राज्यकाल में जो है वो आए थे? शतानीक, उदयन, बोधि या फिर निक्षु? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका उदयन यहाँ पर जो है बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। गौतम जो बुद्ध थे, इनके कौशाम्बी यात्रा के समय उदयन जो है ये प्रसिद्ध राजा का राज वहां पर जो है वो उस समय हुआ करता था। और ये जो आपका निर्णय है ये अलग अलग पुराण जो है उनके आधार पर देखने को मिलता है, जैसे कि विष्णु भागवत हो गया। अगला देखते हैं पांचवा प्रश्न की भारत में हड़प्पा का वृहत स्थल के रूप में कौन सा जाना जाता है? ये आपका पेट के कोर्स का पहले ही सबसे टॉपिक है, हड़प्पा कालीन सभ्यता। तो राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल, बताइए भारत में हड़प्पा का वृहत स्थल जो है वो इनमें से जो है वो कौन सा है? तो चलिए ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका राखीगढ़ी जो है बिल्कुल सही होगा। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल के रूप में राखीगढ़ी को जो है वो जाना जाता है। और राखीगढ़ी के बारे में ये भी आप याद रख सकते हैं, इसकी जो खोज है वो सूरज भान जो है उन्होंने जो है वो की थी। इसकी खोज सूरज भान जो है उन्होंने की थी। अगर बात करें सैंधव सभ्यता जो है उससे प्राप्त जो परिपक्व अवस्था वाले स्थल है, उनमें केवल 6 ऐसे नगर हैं जिनको बड़े नगर की संज्ञा जो है वो दी गई। उनमें कौन कौन से नाम है? तो मोहनजोदड़ो आपका नाम है, हड़प्पा नाम है आपका, तीसरा नाम आपका गनेरी वाला करके देखने को मिलता है, चौथा नाम धौलावीरा, पांचवा आपका राखीगढ़ी, और छठा और आखिरी कालीबंगा। तो ये 6 नाम आपको देखने को मिलते हैं। छठा प्रश्न है नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो गठन है वो किया गया जवाहरलाल नेहरू, के दलाल, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा कि गठन जो है किसके द्वारा किया गया? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो सुभाष चंद्र बोस आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला जो है बिल्कुल सही होगा। 1938 का टाइम था, 1938 ईस्वी में हरिपुरा जो है उसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय आयोजन समिति जो है इसकी नियुक्ति जो है वो की गई थी। अगर यहाँ पर आपसे इसी को ही कहते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी, और इसी को ही हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आयोजन समिति। तो ये जो राष्ट्रीय आयोजन समिति है या नेशनल प्लानिंग कमेटी है, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे अगर आपसे पूछा जाए तो ए वाला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू दे रखा है, ये जो है इस समिति के अध्यक्ष थे। और अगर ये पूछा जाए कि गठन के संदर्भ में या इस समिति का जो सुझाव है वो किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो सुझाव दिया था। और सदस्यों में इसी में ही आपके घनश्याम बिड़ला, लाला श्रीराम, विश्वेश्वरैया शामिल, ये सभी जो है वो थे। सातवां प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत जो है वो करें? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो बिल्कुल सही होगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो है इन्होंने महात्मा गांधी जी जो है इनको निर्देशित किया था कि वो भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत जो है वो करें। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 8 कि ब्रिटिश पत्रकार जिनका नाम है H.W. नेविंसन, ये किससे जो है वो जुड़े थे? अच्छा प्रश्न है आपका। वीडियो पसंद आए साथ ही साथ तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। प्रश्न के ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। आपको बताना है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किस आंदोलन से इनमें से जो है वो जुड़े थे? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। स्वदेशी आंदोलन आपका ऑप्शन सी वाला जो है वो सही होगा। स्वदेशी आंदोलन आपका 1905 में प्रारंभ हुआ था, जबकि जो वेब मिलर हैं उनका भी नाम पूछा जाता है, वो आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इससे संबंधित है। वेब मिलर दोनों ही पूछे जाते हैं। H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से, वेब मिलर सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 9वां, निम्नलिखित में से कौन एक
19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा था, ये आपसे जो है वो पूछा गया है। बताइए। राजा राम मोहन राय, माइकल मधुसूदन दत्त, राधाकांत देव, हेनरी विवियन डेरोजियो, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन हेनरी विवियन डेरोजियो जो है ये सही हो जाएगा। और ये जो आपका आंदोलन था, इसी आंदोलन को यंग बंगाल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आंदोलन है इसके प्रेरणा स्रोत थे जिनका नाम यहाँ पर जो है वो पूछा गया था। अगला देखते हैं आपका 10वां प्रश्न, इनमें से कौन नेता उग्रवादी नहीं था। विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, डब्ल्यू सी बनर्जी या इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं तो आपका डब्ल्यू सी बनर्जी जो है वो सही हो जाएगा, जो कि उग्रवादी नेता के अंतर्गत नहीं आते थे। डब्ल्यू सी बनर्जी का पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये जो है वो उदारवादी नेता में जो है वो आते थे। बाकी सभी जो ऑप्शन दे रखे हैं ये सभी उग्रवादी में आते हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गया, विपिन चंद्र पाल हो गए। 11 नंबर से प्रश्न आपके स्टार्ट हो रहे हैं ज्योग्राफी पोर्शन से, क्योंकि हिस्ट्री के आपको जो है वो 10 ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। 11 प्रश्न आपका है कि डोवर जल संधि जो है वो जोड़ती है, तो बताइए डोवर जल संधि जो है वो किससे किसको जो है वो जोड़ती है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बाल्टिक सागर और बोथनिया की खाड़ी जो है ऑप्शन का नहीं होगा, बिस्के की खाड़ी और इंग्लिश चैनल आपका नहीं होगा, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डोवर जो जल संधि है वो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जो है वो जोड़ती है। इसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है, तो इंग्लैंड और फ्रांस जो है इसमें जो है आपको देखने को मिलती है। और पूछी बहुत सी जाती हैं जल संधि, जैसे कि मलक्का बहुत पूछी जाती है। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को मलक्का जल संधि जो है वो जोड़ती है। बेरिंग आपसे पूछी जाती है, बेरिंग सागर और चुक्सी सागर जो है उसको बेरिंग जल संधि जोड़ती है। डेविस पूछी जाती है, बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर पूछी जाती है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कुछ ऐसे नाम हैं जल संधि से रिलेटेड जो रिपीट होते रहते हैं। अगला प्रश्न आपको सुमेलित करना है। एक तरफ अंध महाद्वीप दे रखा है, विश्व की छत आप सभी जानते हैं, पामीर के पठार को कहते हैं, बहुत ही आसान सा है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। हजारों झीलों का देश और मोतियों का द्वीप, इस टाइप से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। किसको किसको क्या कहा जाता है, इस टाइप से नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अच्छा आपने देखा कि बी वाले का फोर्थ मैच हो रहा है, तो बी वाले का फोर्थ बी वाले ऑप्शन में ही है केवल, बाकी किसी में है भी नहीं, तो बी आंसर भी आपका हो जाएगा। देखिए आपको एक केवल पता है, उसे पूरा आंसर आपने निकाल लिया। तो अंध महाद्वीप किससे मैच होगा, अंध महाद्वीप आपका तीसरे यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से मैच हो जाएगा। अंध महाद्वीप जो है वो अफ्रीका में है। विश्व की छत किसको कहा जाता है, पामीर के पठार को कहा जाता है। हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो फिनलैंड को कहा जाता है, बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला है मोतियों का द्वीप, ये आप हो सकता हो आपने ना सुना हो, तो ये बहरीन को कहा जाता है, तो ये आपका बहरीन से मैच हो जाएगा। आंसर आपका बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 13 नंबर, बहुत पूछा जाता है, हीराकुंड बांध किस नदी पर जो है वो बना है। गोदावरी, महानदी, पेन्नार, दामोदर, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। और अगर आपको ट्रिक से याद करना है, तो हीरा किसको कहा जाता है, ऐसे लोग जो बहुत महान होते हैं, जैसे कि अभी ओलंपिक जीता है नीरज चोपड़ा ने, तो उनको हीरा कहा जा रहा है, महान है खिलाड़ी। तो महान से क्या याद रख सकते हैं, महानदी याद रख सकते हैं। महान देखिए महानदी में भी स्टार्टिंग में लिखा हुआ है महान, तो आपका बी वाला आंसर जो है वो सही हो जाएगा। हीराकुंड जो बांध है इसका निर्माण हुआ कब था, तो आजादी से 1 साल बाद हुआ था, 1948 में हुआ था। और ये बनकर तैयार हो गया था 1953 में। और 1957 का जब टाइम आया तब ये बांध पूरी तरीके से काम भी करने लगा था। और हीराकुंड जो परियोजना है वो भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से भी आती है। ये जो परियोजना है आपकी हीराकुंड परियोजना, इसके अंतर्गत उड़ीसा राज्य में संबलपुर जिले से 15 किलोमीटर दूर महानदी जो आपकी है, इसी पर हीराकुंड बांध जो है वो बनाया गया है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो ये परियोजना है ये किस प्लांट को जो है विद्युत प्रदान करती है, तो राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है आपकी ये परियोजना, हीराकुंड परियोजना। तो राउरकेला पूछा जाए तो कहाँ है, तो आप कहेंगे उड़ीसा में है, ये भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 14 नंबर प्रश्न,
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सबसे पहला कह रहा है कि अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। दूसरा कह रहा है राजस्थान की सभी नदियों का जो उद्गम है वो अरावली से है। तीसरा कह रहा है कि राजस्थान में वर्षा का जो वितरण है वो प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। और चौथा कह रहा है अरावली प्रदेश धात्विक खनिज जो है उसमें समृद्ध है। बताना आपको क्या है सही कौन कौन सा है, ए बी सी, बी सी डी, केवल सी और डी, केवल ए और डी। तो कौन कौन से यहाँ पर सही है उस आधार पे ऑप्शन है। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला जो है सही है, यानी केवल ए और डी वाला जो है ऑप्शन सही है। ए वाला आपका ये, डी वाला आपका ये, कि अरावली मरुस्थल के जो पूर्ववर्ती विस्तार है उनको रोकता है और अरावली प्रदेश धात्विक जो खनिज है उनमें भी समृद्ध है। तो ये दोनों आपके जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 15 नंबर कि 2011 जनगणना के अंतिम जो आंकड़े हैं उसके अनुसार भारत में सबसे कम यौन अनुपात कहां पर जो है वो है। चंडीगढ़, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, दिल्ली। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़े जो हैं इसके अनुसार भारत में सबसे कम यौन अनुपात, आंसर की बात करते हैं तो आपका दमन और दीव जो है बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दमन दीव में जो है आपको देखने को मिलता है। और रेशियो की बात करें तो 1000 अनुपात 618 इस रेशियो में देखने को मिलता है। वहीं अगर दिल्ली में बात करें तो ये रेशियो 1000 अनुपात 868 यानी 868 है। चंडीगढ़ में ये जो रेशियो है वो 1000 अनुपात 818 है। और दादरा और नगर हवेली जो सी वाला ऑप्शन है इसमें जो है 1000 अनुपात 774 है। और ये चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग पूछा गया है। क्यों? क्योंकि अब जो है आपके जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें दमन दीव और दादरा नगर हवेली दोनों को मिला दिया गया है और नाम अब क्या हो गया है, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, इस टाइप से नाम कंप्लीट हो गया है। और प्रश्न के अकॉर्डिंग बी वाला आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है वैश्वीकरण की नीति को, उदारीकरण की नीति को, निजीकरण की नीति को, या फिर सभी को। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। वो आसान सा प्रश्न है। बहुराष्ट्रीय जब कंपनी है उनको प्रोत्साहन तभी तो मिलेगा जब वैश्वीकरण भी बढ़ेगा, उदारीकरण भी बढ़ेगा और निजीकरण भी। आंसर आपका उपरोक्त सभी जो है वो सही होगा। 17 नंबर प्रश्न है आपका भारत में ई नाम, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार लागू जो है वो हुआ था 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। ई नाम जो है इसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, NAM, और ई इस टाइप से जो है वो लिखा जाता है। तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ये जो है राष्ट्रीय कृषि बाजार भी हिंदी में है इसी का नाम। ये जो है वो एक ऑनलाइन व्यापार जो है वो मंच है और किसान हो गए, व्यापारी हो गए, खरीदार हो गए, इनको ऑनलाइन व्यापार की सुविधा जो है वो प्रदान करता है। पूछा गया है लागू कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 2016 को जो है हुआ था, 14 अप्रैल 2016 को। सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 18 नंबर प्रश्न आपका, एक तरफ फसल के नाम दे रखे हैं, एक तरफ बीमारी दे रखी है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा किससे मैच होगा। नीचे इस टाइप से ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो गन्ना, धान, अरहर, आलू, झुलसा, रेडक्राट, खैरा, उगटा। आपको बताना है किनमें कौन कौन सी बीमारी होती है। तो सबसे पहले धान की बात करें तो धान में जो है खैरा रोग लगता है। धान में जो है ये खैरा रोग लगता है। जो ये खैरा रोग है ये जस्ते की कमी के कारण होता है आपका। जो गन्ना है इसमें रेड रॉट जो है ये रोग लगता है। और ये इसमें क्या होता है, इसमें प्रभाव ये देखने को मिलता है कि जो तना होता है वो सड़ जाता है रेड रॉट में। फिर अरहर की बात करते हैं तो अरहर में उकठा रोग, और इसी को ही हम विल्ट के नाम से जानते हैं, इसमें ये होता है। और आलू में जो है ये झुलसा रोग होता है। आलू में कौन सा होता है, झुलसा होता है। इसी को ही हम अगेती भी कहते हैं, पछेती भी कहते हैं। झुलसा को स्थानीय भाषा में बहुत लोग गांव में झुलसा नहीं बोलते हैं, कहते हैं अगेती रोग लग गया, पछेती रोग लग गया, इस टाइप से। तो आपका ये चारों मैच हो जाएंगे। आंसर की बात करते हैं इसका कौन सा सही होगा, तो 2 3 4 1 ये बी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। सबसे पहले 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर लास्ट में 1 था। नाम सभी जो है को याद रखिएगा। 19 देखते हैं प्रश्न आपका, इनमें से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। साहूकार, ऋणी, बचत खाता अकाउंट रखने वाले, या फिर राजकीय पेंशनर।
मैंने आपको बताया था मुद्रास्फीति क्या होता है, वो अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, कीमतें क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। तो इसमें फायदा किसको होगा इन चारों में, बताइए। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो रेडी आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो मुद्रास्फीति की जब अवस्था आ जाएगी तो जो ऋणी व्यक्ति होगा उसको जो धन लौटाना होगा ना, उस धन का जो मूल्य होगा वो उसने जो लिया था धन उससे जो है वो कम हो जाएगा। तो इस संदर्भ में आपका ऋणी जो है वो सही हो जाएगा। इस चीज को ऐसे समझिए कि जो है आप जो है वो ये हैं और आपका दोस्त जो है ये है, ये ज्यादा बाहुबली है दोस्त आपका। तो जो बाहुबली दोस्त है इससे आपने 10 रुपए उधार लिए, और जो उधार आपने 10 रुपए लिए वो 2000 सन में लिए, और फिर 2020 का या 2021 चल रहा है, चलिए 2021 हो गया, लौटाने की बारी आई। अब यहाँ पर अब तक मुद्रास्फीति जो है स्थिति आ गई है कि जो मूल्य है उसका मान गिर गया है। जो पहले 10 रुपए की वैल्यू थी अब वो 10 रुपए की नहीं है। जैसे आप देखते थे पहले 1 रुपए में बहुत चीजें आ जाती थी, अब 1 रुपए में ठेंगा भी नहीं मिलता है, तो वही चीज है। अब 2021 में जब ये रुपया देगा रेडी व्यक्ति तो इसको ही फायदा होगा, क्योंकि अब 10 रुपए की जो वैल्यू है जब इसने लिया था तब से अगर देखें तो गिर चुकी है, तो 10 रुपए से देने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए मैंने बताया कि मुद्रास्फीति से सबसे ज्यादा लाभ ऋणी व्यक्ति को होता है। अगला देखते हैं आपका, भारत में कर सुधारों का उद्देश्य इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है। कर अनुपालन में सुधार करना, कर आधार को विस्तृत करना, सीमा शुल्क की दरों की बहुलता में कमी करना, या फिर कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि करना, या वृद्धि करने के जो उपाय हैं उनको सुझाना। तो चलिए आंसर की बात करते हैं, आपका लास्ट वाला ही सही होगा। पूछा गया था ना कर सुधारों का उद्देश्य कौन सा इनमें से नहीं है, तो ये उद्देश्य नहीं है कि कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष जो कर है उसके हिस्से में आप वृद्धि कर दें या उसके उपाय को जो है वो सुझाएं। तो डी वाला आपका गलत है, बाकी जो है आपके सही है। 21 नंबर प्रश्न आपका है कि भारत में स्थानीय शासन के विषय में इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है। पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान जो है उसके अनुसार जो परिसंघीय प्रणाली है उसमें स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि ही नहीं है। बिल्कुल आपका गलत है, ये पहले ही गलत है। पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, ए वाला सही नहीं है। बाकी सही कौन कौन से उनको भी देख लेते हैं। तो स्थानीय निकाय जो है उसके 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित हैं, तो याद रखिएगा। स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है, ये भी सही है। स्थानीय निकाय के लिए निर्वाचन का निर्धारण भी एक आयोग ही करता है। बाकी सभी सही है, ए वाला गलत है, ए आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न आपका है कि भारत में जो लोकसभा है उसका जो स्पीकर है, अध्यक्ष है, वो जो है वो मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, या फिर निर्वाचित किया जाता है, या फिर नियुक्त किया जाता है। अच्छा प्रश्न है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। इससे पहले कि अगर आपने सेट नहीं देखे हो तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रैक्टिस सेट नाम से अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, उसी में ही सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आराम से आप वीडियो स्लो ना देख करके वीडियो की स्पीड बढ़ा लिया करिए और उसको 2x में या 1.5x में जो है वो देखा करिए। कम समय में आपकी अच्छी जो है वो प्रिपरेशन होगी। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो बी आपका चयनित जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो चयनित किया जाता है। अनुच्छेद आपका 93 है जिसके तहत लोकसभा अपनी जो पहली बैठक है उसके बाद अपने जो 2 सदस्य हैं उनका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में जो है वो चुनाव जो है वो करता है। आपका बी वाला सही हो जाएगा। और जो स्पीड है वीडियो की जो मैंने बताई वो आपकी इस समय लाइव नहीं, जब वीडियो पूरा फिनिश हो जाएगा उसके बाद ही आप बढ़ा सकते हैं। बाकी लाइव देखेंगे और लोग के साथ देखेंगे तो आंसर देने में आपको अच्छा लगेगा और इंटरेस्ट आपका क्रिएट होगा। अगला देखते हैं 23 नंबर प्रश्न, संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ जो है वो किसे माना जाता है। बताइए, 4 नाम है, सी एफ स्ट्रॉन्ग, एच फाइनर, के सी हुएर, या फिर ए एच ब्रिज। लाइव टाइमिंग पेट की जो है वो शाम के 8 बजे की डेली की है। प्रैक्टिस सेट आप जो है वो लाइव आकर प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका के सी हुएर जो है ये आपका सही होगा। संघात्मक शासन व्यवस्था जो है इसका विशेषज्ञ जो है इनको माना जाता है। इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि संघ शासन का अर्थ एक ऐसी पद्धति से है जिसके द्वारा सामान्य और प्रादेशिक जो शासक हैं उनसे सामंजस्य होते हुए भी अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र जो है वो होते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यक जो है उनको, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को,
धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, धार्मिक, भाषाई और जनजातीय अल्पसंख्यक जो है, तीनों को। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से सी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। धार्मिक और भाषाई जो अल्पसंख्यक हैं उनको भारतीय संविधान जो है वो मान्यता प्रदान करता है। और ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था 25 प्रश्न तक हम देखेंगे, लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, ये वाला आपका सही होगा। और ये जो अधिकार है इनका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 29 और 30 इसमें जो है उल्लेख किया गया है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो भी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत के संदर्भ में इनमें से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव जो है वो व्यक्त करता है। भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, या भारत में राज्य का कोई धर्म ही नहीं है। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आपका आंसर यहाँ पर डी वाला सही होगा कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ये वाला आपका सही होगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो यही जो है वो कहता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। और ये भी डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर है उन्होंने कहा है कि संसद को जनता पर कोई विशेष धर्म को थोपने की शक्ति जो है वो नहीं होगी। राज्य धर्म जो है उसके प्रति तटस्थता का भाव रखेगा, यानी कि समान व्यवहार आप कह सकते हैं। तो डी वाला सही होगा। सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। तो मैथ का हम प्रश्न पूछ रहे हैं, इकाई का अंक आपसे पूछ रहे हैं। सभी लोग सॉल्व अवश्य कीजिएगा। इसका सॉल्यूशन हम कल शाम के 8 बजे देखेंगे। और सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। 7 की घात 65, 6 की घात गुणे 6 की घात 41 गुणे 6 की घात 57। इनमें इकाई का अंक आपसे पूछा गया 7, 6, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं कितने लोग का आंसर आता है। सभी लोग अपना आंसर अवश्य जो है वो बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइव टाइमिंग एक दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, दोनों में ही आप लाइव आकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।